नमस्कार, कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ अजय पुंडीर। दर्शकों, आज हम बात करेंगे स्केटिंग खेल के बारे में और जानेंगे इससे जुड़ी हुई जानकारियां। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक युवा खिलाड़ी अनमोल पंडवार। आप एक नेशनल स्केटिंग खिलाड़ी हैं और कई सारी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं। और साथ में हैं प्रियांक शर्मा, आप एक नेशनल स्केटिंग कोच हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। प्रियांक जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, स्केटिंग खेल के बारे में विस्तार से बताइए। ये किस तरीके से खेला जाता है, ये किस तरीके का खेल है? सर देखिए, पहले तो मैं बताऊंगा कि स्केटिंग अपने आप में काफ़ी बड़ा वर्ड है और स्केटिंग के अंडर में कई हमारे फॉर्म्स आते हैं। जो मुख्य दो चीज़ें होती हैं वो स्केटिंग में आइस स्केटिंग और रोलर स्केटिंग होती है जी। आइस स्केटिंग आइस के ऊपर ही परफॉर्म किया जाता है, उसके भी अपनी फॉर्म्स रहती हैं, जैसे कि स्पीड स्केटिंग, फिगर स्केटिंग, आइस हॉकी। जहां अब हम दूसरी तरफ रोलर स्केटिंग की बात करते हैं तो रोलर स्केटिंग के भी अपने कुछ फॉर्म्स होते हैं, जिसमें स्पीड स्केटिंग आती है, आर्टिस्टिक आती है, रोलर हॉकी और रोल बॉल। ये 4 डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं इसमें। जी, तो इनके रूल्स के बारे में हमें बताइए कि किस तरीके से खेला जाता है, किन नियमों के तहत खेला जाता है, कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स इनमें होते हैं जिनके तहत ये राष्ट्रीय स्तर या इंटरनेशनल स्तर पे आयोजित होते हैं, और किस तरीके से इनमें मेडल्स या पोजीशंस आती हैं? सर जैसे कि हम प्रतियोगिताओं की बात करते हैं कि बेसिक हमारा स्टार्ट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल से। जी। कहीं भी किसी भी गेम में जैसे स्टार्ट होता है, इसी तरह स्केटिंग में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल से हमारे कंपटीशन स्टार्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट के जो मेडलिस्ट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन होल्डर्स, ये स्टेट लेवल के लिए क्वालिफाई करते हैं। स्टेट चैंपियनशिप में जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन होल्डर्स होते हैं वो नेशनल लेवल के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। ये हमारा प्रोसीजर चलता है। ये इसमें भी डिफरेंट फॉर्म्स चलते हैं, जैसे कि ये तो हमने बात करी है इंडिविजुअल इवेंट्स की। इसी तरह इसमें ग्रुप इवेंट्स होते हैं, रोलर हॉकी, रोल बॉल। तो इनमें 12 मेंबर्स की टीम बनती है और वो 12 मेंबर्स जो है चयन होके फर्दर अपने जो हमारा कंपटीशन रहता है नेक्स्ट लेवल, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आपने स्पीड के बारे में बात करी कि जिन ट्रैक्स पे खेला जाता है, कुछ एक डिस्टेंस होता होगा जिसको कवर करना होता होगा, कि जो कि हमें समझ में आ रहा है कि स्पीड गेम में एक डिस्टेंस को फास्टेस्ट जो कवर करेगा उसको मेडल या पोजीशन प्राप्त होगी। इसमें और क्या क्या नियम है इसको खेलने के? कोई लेन भी आपको फॉलो करनी पड़ती है, या स्केट्स के बारे में भी कुछ पर्टिकुलरली वही स्केट्स पहने जाएंगे या एक ही तरह के स्केट्स आपको दिए जाते हैं? जी सर, इसमें एक स्पेसिफिक तौर के स्केट्स होते हैं जिससे आप स्पीड स्केटिंग में नेशनल, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए एक मानक दिए गए स्पीड स्केटिंग के लिए। आपको वही मानक के अनुसार आपको स्केट्स आपको वेयर करके आप वो कर सकते हैं, पार्टिसिपेट। अब उसमें भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, 90 mm व्हील्स, 100 mm व्हील्स, 110 mm व्हील्स। ये कैटेगरीज दिए हैं, एक कुछ हमारे कैटेगराइज करा गया इन सब चीज़ों को कि आपको उसी के अंडर में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जैसे कि स्पीड स्केटिंग में हमारे 2-3 तरह के इवेंट्स होते हैं, 300 मीटर टाइम ट्रायल, 100 मीटर स्प्रिंट, 500 मीटर ग्रुप रेस, 1000 मीटर रेस। इसके अलावा ये तो हो गए हमारे ट्रैक इवेंट्स, जो कि 200 मीटर के बैंक ट्रैक में, जो कि सिंथेटिक फ्लोर होता है, सिंथेटिक मटेरियल का होता है, उसके ऊपर हमें पार्टिसिपेट करना होता है। और दूसरी तरफ होता है रोड इवेंट्स। यही सब चीज़ें जो हमने भी ट्रैक के ऊपर करी हैं, यही रोड के ऊपर इवेंट होते हैं हमारे, 2000 मीटर, 3000 मीटर एंड एलिमिनेशन रेसेस। तो आपने जो रोड इवेंट बताया, ये रोलर स्केटिंग और रोड इवेंट ये एक ही चीज़ है? यस, ये रोलर स्केटिंग के अंडर में ही आता है जी। जो अभी मैंने ट्रैक इवेंट्स आपको बताए हैं और रोड इवेंट बताए हैं, ये रोलर स्केटिंग के अंडर में आता है। और आइस स्केटिंग के अंदर कौन के खेल खेले जाते हैं, या आइस स्केटिंग में जो कॉम्पिटिशन्स है वो कौन से होते हैं? काफ़ी हद तक रोलर स्केटिंग से मिलता जुलता है आइस स्केटिंग ही। बस इतना फ़र्क होता है कि रोलर स्केटिंग में व्हील्स होते हैं जो व्हील रोल करते हैं स्मूथ सरफेस पे। आइस स्केटिंग में आपको आइस के ऊपर ही स्लाइड करते हुए जाना होता है। वो एक शार्प ब्लेड होता है, शार्प ब्लेड के उसके ऊपर स्लाइड बेसिस पे हमें करना होता है। -7 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रहता है रिंग का, उसके ऊपर परफॉर्म करना होता है हमें। जैसे कि हमारे रोलर स्केटिंग में वो थे स्पीड इवेंट थे और कैटेगरीज थी, इसी तरह आइस स्केटिंग में रहता है शॉर्ट ट्रैक, लॉन्ग ट्रैक। और उसके बाद फिगर स्केटिंग होती है, जिसमें हमें जैसे हमारे इसमें रोलर स्केटिंग में आर्टिस्टिक होती है, इसमें फिगर स्केटिंग बनती है। थर्ड इवेंट इसमें आइस हॉकी होता है, जिसमें 18 प्लेयर्स जो होते हैं वो स्टैंड बाय में रहते हैं, 6 प्लेइंग में रहते हैं, 24 मेंबर्स की टीम रहती है इसमें। तो आइस हॉकी आपने बताया जो कि सिमिलर लगता है हॉकी के, लेकिन वो कैटेगरी में आता है स्केटिंग के। जी जी। तो प्रिया, अनमोल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप एक युवा खिलाड़ी, आपने कई सारी नेशनल चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट किया है, और आपने जब इसको खेलना शुरू किया था तो आपने स्केटिंग ही क्यों चुना था?
मैंने स्केटिंग अपनी फर्स्ट क्लास से शुरू किया था, जो कि 2011 में शुरू किया था। जैसे कि मैंने सबसे पहले अपने एक कोच का नाम सुना था कि वो एक्चुअली सभी बच्चों में फेमस थे हमारे स्कूल में। प्रियांक शर्मा, हमने सुना था कि एक कोच हैं जो बहुत ही अच्छे कोच हैं एक्चुअली, जो स्केटिंग को बहुत अच्छी तरीके से सिखाते हैं। देन आई परस्यू स्केटिंग फॉर दैट टाइम। मैंने उसको फ़न की तरह परस्यू किया था, पर जब मैं धीरे धीरे करके मैचेस खेलने लगा, 2014 में आई प्लेड माई फर्स्ट नेशनल इन जिंद, हरियाणा। देन आई हैव आल्सो प्लेड एट गुड़गांव, एंड ये सब मुझको मेरे प्रियांक सर ने इस लेवल पर लेकर गए हैं। और उन्होंने मुझको मेरे स्केटिंग स्पोर्ट्स में मेरी बहुत हेल्प की है, मेरे को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी है। एंड एज वी कैन सी कि इस लेवल पर जो मैं पहुंचा हूँ सर की ट्रेनिंग की वजह से पहुंचा हूँ। उन्होंने हमेशा मुझको ट्रेनिंग में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, और उन्होंने हमेशा मेरे को हर तरीके से हेल्प करी है। जैसी, और जब मैं 2018 में अपना नेशनल खेलने के लिए गया, तो आई परस्यू माई फर्स्ट गोल्ड मेडल इन नेशनल, जो कि जिसके हकदार सिर्फ प्रियांक शर्मा हैं। एंड उसके बाद आई हैव आल्सो प्लेड फेडरेशन, विशाखापट्टनम में मैंने फेडरेशन खेला है 2018 में ही। एंड मैंने एक और फेडरेशन खेला था सर के थ्रू ही। सर ने मुझे वहाँ तक उस लेवल तक क्वालिफाई करवाया, जो कि था पुणे में। एंड उसके बाद धीरे धीरे मैं अपनी स्केटिंग को, स्पोर्ट्स को लेकर थोड़ा सीरियस हो गया। उसके बाद मैंने देखा कि आप इस स्पोर्ट्स को करियर के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट 5 ईयर्स से पहले वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में थोड़ी स्केटिंग को लेकर थोड़ा कम प्रभाव था, लेकिन लास्ट 5 ईयर्स के बाद जब मैंने देखा है तो स्केटिंग को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं गवर्नमेंट के थ्रू। देखा जा रहा है कि हमें स्पोर्ट्स कोटा में भी जगह मिल रही है। एंड एज वी कैन सी कि अब NIS करने के बाद हमको काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। देन मैंने सबसे पहले बचपन में तो अपने प्रियांक सर को ही अपना आदर्श माना था। देन प्रियांक सर के थ्रू मुझे पता चला कि और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। देन रिसेंटली वी कैन नो कि आनंद कुमार नाम का प्लेयर है फ्रॉम आर इंडिया। ही हैव प्लेड वर्ल्ड चैम्पियनशिप एंड बैज्ड मेडल, which is a very proud for us. And there are many more players which are very good players which have played in world championships. We also know Anup Yama, which have played well and have also जिनको अर्जुन अवार्ड, जिसको अर्जुन अवार्ड मिला था। एंड ये सब इंफॉर्मेशन भी मुझे मैक्सिमम सर के थ्रू ही प्राप्त होती है। सर मुझे स्पोर्ट्स के बारे में जितना बताते हैं वो कम है। सर मुझे बहुत कुछ अपने स्पोर्ट्स के बारे में मुझे सब बहुत कुछ बताते हैं। जी तो अनमोल, आपकी कैटेगरी के बारे में हमें थोड़ा बताएं, और ये भी बताएं कि जो आप कंपटीशन जितने भी आपने नाम लिए, नेशनल्स जो आपने खेले हैं, चाहे वो जिंद हो, वाइजैग हो, और भी कहीं, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, खासकर कि जब स्केट्स के खिलाड़ी आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और कम्पीट करते हैं? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि हमें इन टूर्नामेंट्स और इवेंट्स के बारे में सर से ही पता लगता था। सर ही हमको बताते थे कि ये इवेंट्स होने वाले, ये इवेंट्स होने वाले, तुमको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतना कंपटीशन होगा वहाँ पर। सर भी हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कराते थे प्रैक्टिस कराने में। सर हमारी दिन में 2 बार प्रैक्टिस होती थी। मॉर्निंग सेशंस होते थे और फिर इवनिंग सेशंस होते थे। हमको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कराने के बाद 10 to 15 डेज तक लास्ट जो प्रैक्टिस होती है वो अच्छे से कराने के बाद लास्ट 2 to 3 डेज सर हमको रेस्ट देते थे कि अब तुम ज़्यादा नहीं करोगे, तुम्हारे इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो सर हमको रेस्ट देने के बाद हमको टूर्नामेंट्स में लेकर जाते थे। एंड सर हमें स्ट्रैटेजीज़ बताते थे कि कैसे तुमको स्पीड इवेंट्स में कैसे जीतना है, कैसे तुमको स्टार्ट लेनी है। मेरा जो प्राइम सेक्टर था, मेरा स्पीड इवेंट था। अब रिसेंटली आई एम गोइंग टू टीम इवेंट्स, बट मेरा प्राइम सेक्टर एंड माय फेवरेट सेक्टर वाज स्पीड इवेंट्स। एज सर ने मुझको उसी स्पीड इवेंट के लिए तैयार किया था। देन स्पीड इवेंट में सर मुझको बताते थे कि आई एम बेसिकली आई एम अ शॉर्ट स्पीड रेसर, 500 मीटर, 1000 मीटर, नॉट मोर देन दैट। तो सर मुझको बताते थे कि तुमको स्टार्ट सबसे जल्दी लेनी पड़ेगी। दीज आर सम स्मॉल स्ट्रैटेजीज विच यू कैन विन द रेस थ्रू विच फिर उसके बाद सर ने मुझको बताया कि स्टार्ट अच्छे से लेना, उसके बाद अपनी पोजीशंस को ब्लॉक कर रखना कि उस पोजीशन को, जिस पोजीशन पर तुम हो उससे आगे किसी को नहीं आने देना है, अपनी लेन में अच्छे से चलना है। और स्टेपिंग सबसे बेस्ट जो स्टेपिंग सर सिखाते थे, कहते हैं मेरी स्टेप फॉलो करना, यू विल विन द रेस। देन वही उसके थ्रू ही मैं फर्स्ट नेशनल खेलने गया। देन आई वाज नॉट, मतलब उतना ज़्यादा मैं ट्रेंड नहीं था क्योंकि मैं छोटा था, तो पहला नेशनल में जीत नहीं पाया अपना, लेकिन मैं नेशनल तक पहुंचा, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फिर जब 2018 में मैं नेशनल खेलने के लिए गया, देन उसके बाद मैंने टीम इवेंट्स देखे कि मतलब कितना ज़्यादा कंपटीशन है इस एज ग्रुप में, जिस एज ग्रुप में मैं उस टाइम पर था। तो उस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है। तब हम वाइजैग गए। वाइजैग के बाद हमें प्रियांक सर ने अच्छे से तरीके से
हमको रूम्स दिलाए, रूम्स में हमें अच्छी तरीके से रखा, हमारा खाने पीने का स्वास्थ्य का अच्छी तरीके से ध्यान रखा है। उसके बाद सर, उसके बाद हम नेक्स्ट नेशनल, दैट वाज माय मेन नेशनल, आई रिमेंबर दैट, सर हमें जिंद लेकर गए हरियाणा में। दैट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। उस नेशनल में सर ने मुझको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन किया हुआ था, तो सर ने मुझको उस नेशनल में मेरा गोल्ड मेडल आया था। ठीक है प्रियांक, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन्होंने टेक्निकलिटीज़ की बहुत बात करी, स्ट्रेटजीज़ की बहुत बात करी कि किस तरीके से हम इसको खेल सकते हैं। इसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल से बताएं कि एक प्लेयर के तौर पे अगर मैं सीखना चाहूँ या कोई भी युवा खिलाड़ी इसको खेलना चाहे और मेडल जीतना चाहे, पोजीशंस क्लेम करना चाहे, तो किस तरीके से हम इसको खेलें, स्ट्रेटजीज़ फॉलो करें, इम्प्लीमेंट करें ताकि हम मेडल्स या पोजीशन आए। सर देखिए, किसी भी गेम में सबसे पहले बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। इसी तरह स्केटिंग में बेसिक्स हमारे बैलेंसिंग क्लियर होनी चाहिए जी। वो क्लियर होने के बाद फिर हम ग्राफ्टिक टेक्निक्स पे वर्क करते हैं। आपकी स्पीड स्केटिंग में ग्राफ्टिक टेक्निक कैसे चल रही है, क्रॉसओवर ट्रेनिंग कैसे चल रही है, पैराशूट ट्रेनिंग होती है, स्टार्टिंग टेक्निक्स, फिनिशिंग टेक्निक्स, ये सारी टेक्निक्स उस पर इम्प्लीमेंट होती है जो कि आपको एक अच्छा आउटपुट देती है ड्यूरिंग अ कॉम्पिटिशन। इसके अलावा सिर्फ रिंक नहीं, हमें रोड पे भी वर्क करना होता है। अब यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है कि रोड के ऊपर ट्रैफिक काफ़ी रहता है और परमिशंस कम मिलती है, तो हमें कुछ सिलेक्टेड एरियाज सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि यहाँ पर ही हम बच्चों को करा सकते हैं। ज़्यादा नहीं हो सकता तो वंस इन अ वीक, ट्वाइस अ वीक हमें रोड पे भी लेके जाना पड़ता है उनको। डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, फिर उनकी जो है कंडीशनिंग करवानी है, ड्रिल्स होनी है, एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, रेसिस्टेंस बैंड होते हैं, उनसे बच्चे को अपने आप को पुल करना होता है, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आती है ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, वही हमें वहाँ जाके रिजल्ट्स देते हैं ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन। तो इसमें कोई खास स्किल सेट की ज़रूरत है? जैसे कि अगर आपको किसी खिलाड़ी को तैयार करना है या सिलेक्ट करना है, मान लीजिए आप पे कोई रॉ खिलाड़ी आता है, एक 14 या 15 साल का बच्चा, तो उसके लिए आप क्या तैयार करेंगे या कैसे देखेंगे कि मैं इसको खिलाड़ी बनाऊँ तो मैं इसमें ये चीज़ें इनकलकेट करूँ ताकि उस अच्छा खिलाड़ी बन सके? सर इसमें कई फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, डिसिप्लिन। जी। बच्चा कहाँ कितनी बात को कितना ऑब्जर्व कर रहा है और उसको अप्लाई कर रहा है। और हाइट का बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता है हमारे गेम में, वेट मैटर करता है। वेट थोड़ा कम ही रहे, स्लिम बॉडी रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये मेजर फैक्टर्स रहते हैं फॉर अ प्लेयर उसको जज करने के लिए। जी। तो ट्रेनिंग शेड्यूल आपने बताया कि ये चीज़ें हमें फॉलो करनी होती है, तो कोचिंग में भी यही चीज़ें आती है कि कोचिंग में अलग से एक मेंटरशिप दी जाती है खिलाड़ी को ताकि वो मेंटली भी तैयार हो सके कॉम्पिटिशन्स के लिए? जी बिल्कुल सर, कुछ एग्जांपल्स हमें सेट करके दिखाने पड़ते हैं, चाहे वो वीडियो क्लिपिंग्स के थ्रू या हमें उनको जब हम किसी कॉम्पिटिशन्स में लेके जाते हैं तो वहाँ हमें कुछ उनको दिखाना पड़ता है। जो सीनियर प्लेयर्स की रेसेस होती हैं, फाइनल रेसेस स्पेशली, वो हमें उनको दिखानी पड़ती है। वहाँ से काफ़ी कुछ डिराइव करते हैं, बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है वहाँ से। और जो पुरानी कुछ हमारे पास वीडियोज़ अवेलेबल रहती हैं जो हमारी खुद की खेलने की थी या हमारे जो और सीनियर्स थे उनकी हमारी वीडियोज़ रहती हैं, उससे काफ़ी कुछ सर सीखने को मिलता है। अपनी करेक्शंस, बच्चों को करेक्शंस करने को मिलती है, कहाँ फॉल्ट हो रहा है, लैकिंग कहाँ पर हो रही है, ये सारी चीज़ें हमें उन वीडियो क्लिप्स के थ्रू पता लगती है। बाकी प्रैक्टिकली भी हम बच्चों को करके दिखाते हैं और उनकी खुद की वीडियो शूट करते हैं, उन्हें खुद को ये दिखाते हैं, उसको स्लो मोशन में करके दिखाते हैं कि देखो कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी, आपकी टेक्निक कहाँ गड़बड़ हो रही थी, इसमें कहाँ करेक्शन हो सकता है, उसको कैसे फुलफिल करना है। जी। तो इसमें जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, वो कौन कौन सी हैं और वो कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, आयोजित करती है ताकि खिलाड़ियों के लिए वो बेनिफिशियल हो? सर हिंदुस्तान में तो अलग अलग जो हमारे, मैंने आपको फॉन्ट्स बताए कि आइस स्केटिंग, रोलर स्केटिंग एंड रोल बॉल, ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स है स्केटिंग के, तो तीनों की डिफरेंट बॉडीज रहती हैं। आइस स्केटिंग में आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसकी गवर्निंग बॉडी रहती है। रोलर स्केटिंग में RSFI, रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया गवर्निंग बॉडी है, और रोल बॉल में RBFI, रोल बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये तीनों अपने अपने गेम के अपने अपने फॉन्ट्स की गवर्निंग बॉडी है। इंटरनेशनल लेवल पे? इंटरनेशनल लेवल पे भी इनकी डिफरेंट बॉडीज बन जाती है। जैसे आइस स्केटिंग की इंटरनेशनल स्केटिंग यूनियन बनती है, ये गवर्निंग बॉडी है इंटरनेशनल की। एंड रोलर स्केटिंग के FIRS, फेडरेशन इंटरनेशनल डी रोलर स्पोर्ट्स। इसी तरह रोल बॉल में IRBF, इंटरनेशनल रोल बॉल फेडरेशन। जी। ये इंटरनेशनल बॉडीज रहती हैं गवर्न करने। जी। अब ये ओलंपिक में भी काफ़ी टाइम से खेला जा रहा है, एशियन गेम्स में भी है, कॉमनवेल्थ में भी शायद आ चुका है। कॉमनवेल्थ में अभी नहीं है, अभी नहीं है, बट इसमें विंटर गेम्स में, विंटर ओलंपिक्स में आइस स्केटिंग के इवेंट्स हैं, फिगर स्केटिंग एंड स्पीड स्केटिंग। और जो दूसरे प्रॉपर जो ओलंपिक्स होते हैं, जो अभी लेटेस्ट हमारे बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे, इसमें रोलर स्केटिंग का स्केटबोर्ड जो इवेंट है वो इंक्लूड
इंक्लूडेड है। फर्स्ट टाइम 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स में रोलर स्केटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था ओलंपिक्स में। जी, तो इस तरह के जितने भी आयोजन हैं इंटरनेशनल लेवल पे, अब हम देखा जा रहा है कि इसकी पॉपुलैरिटी जो खास करके पिछले 10 सालों में काफ़ी बढ़ गई। स्पोर्ट्स को लेकर एक नज़रिया बढ़ा है हमारे देश में, कई सारी स्पोर्ट्स स्कीम्स हैं, खेलो इंडिया है, यूनिवर्सिटी गेम्स है, फिट इंडिया मूवमेंट है। आप कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को, खास करके स्केटिंग के भविष्य को लेकर? सर, अगर हम आज से 10 साल पीछे जाते हैं तो तब सिनेरियो बहुत अलग था, पिक्चर बहुत अलग टाइप की थी, इस गेम की जो वैल्यू थी वो थोड़ा डिफरेंट थी। बट लास्ट 1 डिकेड से 10 साल से जो हम इसकी गेम की पोजीशन देख रहे हैं वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो चुकी है। पहले केंद्रीय विद्यालय जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं इनमें ये गेम इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन लास्ट 10-12 ईयर्स से स्केटिंग जो है केंद्रीय विद्यालय डीएवी संगठन इसमें आ चुका है, इंक्लूड हो चुका है। गवर्नमेंट जॉब्स इसमें इंट्रोड्यूस्ड हो चुकी हैं, लास्ट 8-9 ईयर से गवर्नमेंट वैकेंसीज इसमें आई हैं हमारे पास। NIS नहीं होता था, अब NIS होने लग गया है। तो चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। स्केटिंग की जो डेफिनेशन है सर वो लास्ट 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। आपने स्पोर्ट्स कोटे की बात करी, खास करके गवर्नमेंट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में, तो किस तरह की इसमें अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं या होती हैं अभी फ़िलहाल जो करंट में, कि जिसके तहत खिलाड़ी अपने आप को सेफ़ महसूस कर सके कि मैं इसको खेलूं और ताकि मैं इसको आगे अपना प्रोफेशन भी बना सकूं? देखिए सर, जब भी कोई गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं तो उसमें 5 to 8% एक गवर्नमेंट कोटा होता है। वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट कितना किस टाइम अलाउ कर रही है, उसके हिसाब से तय होता है। तो रोलर स्केटिंग, आइस स्केटिंग और रोल बॉल की तीनों की अगर हम बात करें तो ये तीनों वैकेंसीज इसमें फुलफिल होती हैं। और मुझे एग्जैक्ट काउंटिंग तो याद नहीं है, लेकिन अब तक आई थिंक 85-90 प्लेयर्स जो हैं लास्ट 5-6 ईयर्स में जो है गवर्नमेंट कोटे में इंक्लूड हुए हैं स्केटिंग गेम से। जी, अनमोल, आप काफ़ी टाइम से आप खेल रहे हैं इस गेम को, अभी युवा हैं, अभी अपना करियर भी इसमें देख रहे होंगे, तो आप किसको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, आइडियल मानते हैं और क्यों? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो अपना आदर्श मैं अपने कोच प्रियांक सर को मानता हूँ, जो कि मुझे इस लेवल तक पहुँचाया है उन्होंने। और जैसे जैसे धीरे धीरे मैं स्पोर्ट में आता जा रहा हूँ तो मुझको पता चल रहा है कि जैसे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स स्पोर्ट्स में हैं, जैसे कि हम इंस्पिरेशन मान सकते हैं, जिसको मैं मानता हूँ आनंद कुमार, जिनको जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडलिस्ट रहे हैं। एंड हम एक और अच्छे प्लेयर जो जाने माने प्लेयर हैं, जैसे कि आपको भी पता है अनूप यामा, जिनको अवार्ड से अर्जुन अवार्ड से मिला था। और जैसे कि ऐसे ही बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे कि हम जानते हैं निखिलेश तबाने, ही इज़ अ हीरो ऑफ ऑल दी जूनियर रोलर स्केटर्स। एंड धनुष बाबू, ही इज़ अ वेरी गुड स्पीड स्केटर। एंड ऐसे से कर मतलब कुछ प्लेयर्स हैं जो कि बहुत अच्छा और बहुत डिसिप्लिन से एग्जीक्यूट करते हैं स्पोर्ट को। और यही मेरे आदर्श रहे हैं आज तक के डेट में। जी प्रियंक जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब सरकार या गवर्नमेंट इसको लेकर काफ़ी सीरियस है स्पोर्ट्स को लेकर, तो किस तरह की जो इंजरी फ्री इस गेम को बनाना, एक हर स्पोर्ट्स के लिए हम सोचा जाता है कि इंजरी फ्री रहे ताकि जो खिलाड़ियों का करियर है वो लंबा हो सके। आज के टाइम में इंजरी फ्री रहना बहुत मुश्किल है। इस गेम में क्या क्या आपको प्रिकॉशंस आपको रखने चाहिए, या डाइट को लेकर, या किस तरह का रिजाइम फॉलो करना चाहिए कि आप इसको लंबे समय तक खेल सकें? सर देखिए, कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, प्लेयर्स को ट्रेन करते हैं उस हिसाब से, ताकि इंजरीज जो है वो मिनिमल रहे। और उसके अलावा फिजियोथेरेपी का हम यूज़ करते हैं इसमें। एट अ शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम हम कुछ ना कुछ फिजियोथेरेपी बीच में इंक्लूड करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं जो टीम को अच्छी ट्रेनिंग देते रहते हैं, टाइम टू टाइम कुछ हीलिंग वगैरह होती है उसमें भी हेल्प करते हैं। और इसके अलावा सर मैं कहूँगा कि डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि डाइट अगर आपकी प्रॉपर नहीं है तो फिर एक आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनने में प्रॉब्लम करेगी वो चीज़। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा सर कि जंक फूड को अवॉइड करिए जी, प्रोटीन रिच फूड आप लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स आप इनटेक करिए, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, टेक प्रॉपर रेस्ट। कम से कम 7 से 8 घंटे की आपको नींद आपको इसमें लेनी है एक एथलीट को। यही सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक आपको अच्छा एथलीट बनने में हेल्प करते हैं। जी अनमोल, पेरेंट सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी गेम के लिए और ख़ासकर स्केटिंग के लिए? देखिए, पेरेंट सपोर्ट आपका सबसे बड़ा रोल प्ले करता है जी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोच तो पूरी कोशिश करेगा, लेकिन घर से भेजेंगे तो पेरेंट्स ही। तो मेरे घर की, मैं अगर अपने घर की बात करूँगा तो मेरे दोनों ही पेरेंट्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया था। बचपन से ही उन्होंने कभी मुझको रोका नहीं। जैसे अगर मैं कहीं
जाना चाहूँगा तो मुझे सिर्फ एक बार बोलना पड़ता था कि मेरे कोच मेरे को वहाँ ले जाने के लिए बोल रहे हैं कि इस टूर्नामेंट के लिए मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ, मैं जीत सकता हूँ। तो मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझको मना नहीं किया। तो पेरेंट्स सपोर्ट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। पेरेंट्स सपोर्ट की वजह से ही आप सब कुछ कर सकते हो जी। बिना सपोर्ट के आप कर सकते हो, लेकिन आपकी जर्नी बहुत मुश्किल हो जाएगी। और टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो आप स्टडीज़ के साथ, क्योंकि एक स्कूल बॉय के लिए या स्कूल चिल्ड्रन के लिए पढ़ाई के साथ साथ गेम को खेलना इतने टफ शेड्यूल में कैसे मैनेज होता है, या शेड्यूल आपका टाइम टेबल क्या है? देखिए, अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो आपको टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बताया 2 सेशंस होते थे हमारे। तो सर जो मॉर्निंग सेशन लेते थे वो तो अर्ली मॉर्निंग लेते थे, जो कि स्कूल से पहले हो जाता था। तो उसके बाद हम स्कूल जाते थे, स्कूल को पूरा टाइम अच्छे से पढ़ाई करते थे। देन स्कूल ख़त्म होने के बाद हमको रेस्ट मिलता था। देन इवनिंग सेशन होता था। तो स्कूल के बाद हम रेस्ट करेंगे, देन इवनिंग सेशन अटेंड करेंगे 5 to 6 7। देन उसके बाद हम स्कूल का काम करेंगे। स्कूल का काम करने के बाद हम अच्छा प्रोटीन डाइट लेकर सो जाएंगे। उसके बाद वही रिपीट होगा। ऐसे टाइम मैनेज करना पड़ता था जी। प्रियांक जी, जैसे कि एक कोच की भूमिका आज बहुत अलग है आज के ज़माने में, खास करके मेंटल फिटनेस, आप इसको लेकर क्या कहते हैं? किसी भी स्पोर्ट्स को लेकर उसमें मेंटल फिटनेस कितनी ज़रूरी है? सर देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि एटलीस्ट 1 से 1.5 आवर आपको अर्ली मॉर्निंग अपने आप को देना चाहिए। एक नॉर्मल अपना वर्कआउट रखिए, मेडिटेशन पे थोड़ा सा वर्क कीजिए और योगा का सहारा लीजिए। कपाल भाती, अनुलोम विलोम, कुछ ऐसे आसन होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस आपका कम करते हैं। बीइंग अ प्लेयर आपको ये सब चीज़ें अगर आप इनको इन्वॉल्व करते हैं अपनी लाइफ स्टाइल में तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे आपके ट्रेनिंग मेथड्स हैं, जिसमें कि आपने पहले भी बताया कि हम इसको स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करते हैं, स्टेपिंग देखते हैं, बैलेंसिंग है, स्टेपिंग है, एजिलिटी है, और कितना क्विकनेस है, निम्बलनेस है उसके अंदर कि वो अच्छे से स्पीड अप अपनी कर सके। इसके लिए कोई खास एक्सरसाइजेज या कुछ खास डाइट रिजाइम है? सर देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हाई कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन रिच फूड्स का आपको इंटेक लेना है। ठीक है, जूसेस, फ्रेश जूसेस का इंटेक रखना है आपको, एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज अलॉन्ग विद कंडीशनिंग एक्सरसाइजेज, इन सब चीज़ों का आपको बैलेंसिंग लेके चलनी है। ये फैक्टर्स रहते हैं सर इन्वॉल्व एक अच्छे प्लेयर के लिए, उसकी एबिलिटी के लिए। जी अनुपम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे अपने आप को आप अगले 5 सालों में या अगले 10 सालों में एज अ प्लेयर, एज अ प्रोफेशनल देख रहे हैं? अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसी स्पोर्ट्स में अपना करियर परस्यू करूं। जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल चुकी हैं स्केटिंग स्पोर्ट को। तो जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैं आनंद कुमार की तरह या और प्लेयर्स की तरह वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अपना जगह बनाऊं। जगह बनाते ही मैं जानता हूं कि मुझको गवर्नमेंट के थ्रू जॉब सेक्टर के थ्रू मुझे जॉब्स अप्लाइड हो चुकी होंगी। तो उसके थ्रू मैं चाहता हूं कि मैं स्पोर्ट्स कोटे की तरफ से जॉब अपार्ट करूं। जॉब बिल्कुल आपने सही कहा। प्रियांक, उत्तराखंड के संदर्भ में खास करके हमारे यहाँ जो रूरल एरिया है या रिमोट एरियाज़ हैं और एक नेचुरल ज्योग्राफी स्टेमिना को सपोर्ट करती है, तो वो चीज़ कितना बेनिफिशियल है इस स्पोर्ट के लिए? सर देखिए, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो ये मोस्टली पहाड़ी बेस्ड हमारा स्टेट है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि पहाड़ी बच्चे जो होते हैं उनकी एबिलिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, शॉर्ट हाइट भी होते हैं जनरली, बट क्या होता है उनके स्टेमिना, उनकी स्ट्रेंथनिंग, वो पहाड़ चढ़ना उतरना, वो एक अलग उनकी फिजिक में इंक्लूड हो जाती है वो सब चीज़ें। और वहाँ जो इनको फैसिलिटी मिल रही है सर, जनरली क्या होता है हम लोग प्लेन्स में हमें जिम्स का यूज़ करना पड़ता है। वी हैव टू यूज़ इक्विपमेंट्स फॉर स्ट्रेंथनिंग प्लेयर, बट वहाँ एक नेचुरल प्रोसेस है। डेली पहाड़ को चढ़ना उतरना, अपने स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो क्लाइंबिंग करते हुए जाते हैं स्टेयर्स में और ऐसे करके एक हाइटेड इंक्लाइन को, तो वो एक नेचुरल उनका प्रोसेस है स्टेमिना बिल्डअप करने जो औरों के लिए वार्म अप है वो उनका उनका डेली रूटीन है सर, उनका डेली रूटीन है सिंस फ्रॉम चाइल्डहुड। एक 4-5 साल का बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है तब से उनके अंदर वो इनबिल्ट हो जाती है, वो चीज़ उनकी हैबिट में आ जाती है। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, प्लेन्स में ये चीज़ें नहीं हो पाती, ये तो बाद में इंक्लूड होती हैं ये सब चीज़ें। जब हम इनको प्रॉपर ट्रेनिंग, हमारा शेड्यूल स्टार्ट होता है या जिम्नेजियम का हम यूज़ करते हैं, तब ये सब स्ट्रेंथनिंग होती है, जो कि पहाड़ हमारे यहाँ के बच्चों को नेचुरल वे में मिलती है। तो क्या प्रोस्पेक्ट्स आप देख रहे हैं उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए, और किस तरह के उत्तराखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म कर रहे हैं? सर
अभी फ़िलहाल जो कंडीशंस हैं वो प्रॉपर रिंग्स हमारे पास यहाँ पर बिल्डअप हो चुके हैं। पहले यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, जैसे कि 100 मीटर के रिंग्स पहले नहीं हुआ करते थे, अब होने लग गए। स्कूल्स ने और प्राइवेट क्लब्स ने बहुत इंटरेस्ट इसमें दिखाया है। इवन उत्तराखंड गवर्नमेंट भी इसमें अब इंटरेस्ट दिखा रही है। 2 रिंग्स का प्रपोजल है देहरादून में, एक देहरादून में है, एक यूएस नगर में है। तो इस बहुत जल्दी उम्मीद है कि एक अच्छे रिंग्स हमारे पास बनके तैयार होंगे। और बाकी तो स्कूल्स में चल ही रहा है सर, अच्छे रिंग्स हमारे बनके तैयार हुए हैं और बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। कोचेज डिप्लॉय हो रखे हैं डिफरेंट स्कूल्स में, तो प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल चल रहा है। और हर 3 महीने में हम लोग एक कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि एक स्टेट लेवल पे होता है जी, जस्ट टू कंडीशन एंड जस्ट टू ब्रशिंग ऑल द टॉप एथलीट्स। जो भी बच्चे हमारे, जो भी एथलीट्स हमारे नेशनल लेवल के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, उनके लिए हर 3 महीने में एक कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है जो कि 10 दिन का कैंप होता है। उसमें NIS सर्टिफाइड कोचेज उसको कंडक्ट करते हैं ताकि बच्चों में कुछ भी कुछ कमी रह रही है तो वहाँ पर वो ब्रशअप हो सके और आगे अच्छा परफॉर्म करें नेशनल लेवल पे। जी, मैं आखिरी प्रश्न बस जानना चाहूँगा आपसे कि स्पोर्ट साइंस एक खासकर एक टर्म आजकल यूज़ हो रहा है हर स्पोर्ट में, इसको लेकर ब्रीफली एक छोटे से उसमें हमें आंसर दे दीजिए कि कितना यूज़ है, कितना इफेक्टिव है स्पोर्ट साइंस स्केटिंग में। सर देखिए, जैसे कि आपने बोला 2 वर्ड इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, स्पोर्ट्स एंड साइंस। स्पोर्ट्स ठीक है, स्पोर्ट्स इटसेल्फ इज अ टर्म, बट स्पोर्ट्स साइंस का मतलब है स्पोर्ट्स साइंस में एक साइंटिफिक मेथड्स उसमें इंक्लूड हो जाते हैं जी। ऐसी बहुत सी टेक्निक्स है जो पुराने टाइम पे हम लोगों को नहीं पता थी। बीइंग अ प्लेयर, बीइंग अ कोच, हमें भी वो सब टेक्निक्स नहीं पता थी। हम लोग एक जनरल एक्सरसाइज, जनरल पैटर्न पे हम लोग वर्क करते थे। स्पोर्ट्स साइंस जब उसमें इंक्लूड हो जाती है तो साइंटिफिक कुछ मेथड्स उसमें लग जाते हैं। कुछ ऐसी वेट ट्रेनिंग्स होती हैं जो साइंटिफिकली बहुत प्रूवन है कि वो आपको स्ट्रेंथनिंग देगी, प्रॉपर आपको बैलेंसिंग प्रोवाइड करेगी, एजिलिटी बेटर होगी, ड्यूरेबिलिटी के लिए वो बहुत अच्छी रहती हैं वो सारी एक्सरसाइज। तो स्पोर्ट्स साइंस का सर रोल तो है इसमें बढ़िया जी। और आखिर में जो नए युवा खिलाड़ी इस खेल को खेलना चाहते हैं उनके लिए एक छोटा सा एडवाइस। सर यंगस्टर्स के लिए मैं यही कहूँगा, मेरा यही मैसेज है कि आप प्लीज़ डिसिप्लिन को फॉलो करिए, डाइट, एक प्रॉपर डाइट लीजिए, कोच के अंडर में रहिए और एक अच्छी प्रॉपर कोचिंग मेथड्स को आप लोग फॉलो करिए। अर्ली मॉर्निंग वेकअप, देखो आपको अपना बेड जल्दी छोड़ना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बी अ गुड प्लेयर, आपको कुछ अच्छा बड़ा करना है लाइफ में, तो आपको अर्ली मॉर्निंग आपको बेड अपना छोड़ना पड़ेगा, आपको फील्ड पे उतरना पड़ेगा। बिना तपस्या के सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल होता है, आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। और मॉर्निंग इवनिंग दोनों ही शेड्यूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जहाँ स्ट्रेंथनिंग की बात चल रही है वहाँ पर आपको स्ट्रेंथ पे पूरा 100% फोकस करना है। जहाँ आपको इक्विपमेंट बेस्ड आपको रिजल्ट्स देना है, वहाँ इक्विपमेंट पे भी जाना है। पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि एक अच्छा इक्विपमेंट बच्चों को प्रोवाइड करें। ठीक है, स्टार्टिंग बेसिक लेवल पे ना हो, लेकिन फर्दर लेवल पे जब बच्चा आपको दिखता है कि स्टेट लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो नेशनल लेवल के लायक बन रहा है, बच्चा प्रिपेयर हो रहा है, तो इक्विपमेंट एक अच्छा रोल प्ले करता है, उस पर भी फोकस करें। एक अच्छे कोच के पास जाएँ, एकेडमीज ज्वाइन करें और बढ़िया परफॉर्म करें। मैं इनको ऑल द बेस्ट कहूँगा फॉर फ्यूचर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रियांक जी और अनमोल, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे इतनी ढेर सारी जानकारियाँ शेयर करने के लिए और हमें बताने के लिए कि स्केटिंग भी एक स्पोर्ट है जिसमें कि आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं, अपना करियर देख सकते हैं और एज अ प्रोफेशन लंबे समय के लिए खेल सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।